एक था बादशाह, उसके दो बेटे थे, जरियाब और नायाब। जरियाब मगरूर और बदमिजाज था, जबकि नायाब शरीफ और नेक दिल। बादशाह का एक वजीर भी था जो बहुत अक्लमंद था। वजीर हमेशा अक्लमंद ही हुआ करते हैं, क्योंकि हिमाकतों के लिए बादशाह जो मौजूद हैं। एक दिन बादशाह के सर में अचानक दर्द शुरू हो गया। ऐसा महसूस होता था कि बालों के नीचे कोई खुफिया फोड़ा निकल आया हो। दूर दराज से हकीम और डॉक्टर बुलवाए गए। हालांकि करीब में भी कई अच्छे हकीम थे, मगर बादशाह का मर्ज रोज बरोज बढ़ता गया। एक दिन वजीर बाद दबीर एक करीबी हकीम को पकड़ लाया। उसने जब सर को टोला तो मालूम हुआ कि सर में दो छोटे छोटे सींग उभरे हुए हैं। हकीम ने कदरे मुझकते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपके सर पर सींग निकल आए हैं। हकीम की ये तफ्तीशी रिपोर्ट सुनकर बादशाह भड़क उठा और बोला, ये क्या बकवास है? हम बादशाह हैं या कोई गाय बकरी? हकीम हाथ जोड़कर बोला, जनाब, होने को कौन रोक सकता है, और होने को दुनिया में क्या नहीं होता। बादशाह कदरे नर्म पड़ते हुए बोला, मगर इस अनहोनी का कोई इलाज तो होगा। जी हुजूर, है तो सही, मगर इतना दुश्वार जैसे बगैर उंगलियों के बांसुरी बजाना। हकीम, तुम तमहीद ना बांधो, नुस्खा बयान करो, बादशाह ने चिढ़ा कर कहा। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, मुल्क परिस्तान में एक अलबीला जिन रहता है। ये तमाम जिनों का सरदार है। इसके 4 बच्चे हैं। सबसे छोटे बच्चे ने एक सफेद तोता पाला हुआ है। इस तोते में जिन की जान है, हालांकि बच्चे में होनी चाहिए थी। बच्चा हमा वक्त उसका पिंजरा अपने पास रखता है, कभी हील ही खेल में उसका गला घोंटने की कोशिश भी करता है। इस मामले में उसे माँ की खामोश हिमायत हासिल है। अगर इस तोते की गर्दन मरोड़ दी जाए तो जिन भी फील फौर हलाक हो जाएगा, और इसके मरते ही महल में जलजला सा आ जाएगा। जमीन से स्याह लावा बरामद होगा, जिसकी हिफाजत एक खौफनाक बला कर रही होगी। अगर इस लावे से बादशाह के सींगों की मालिश की जाए तो ये ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग, यानी गधे की तरह बादशाह के भी सर पर सींग नहीं रहेंगे। बादशाह ये लंबा चौड़ा नुस्खा सुनकर कदरे परेशान हो गया। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, इसके लिए आपको जादुई कालीन यानी फ्लाइंग कारपेट का इंतजाम करना होगा, जो किसी जिन या जादूगर की कस्टडी में होगा। अच्छा, तो किसी जादूगर से तुम्हारी वाकफियत है? मेरा मतलब है कोई एड्रेस वगैरह। जनाब, अगर मैं जादूगर का एड्रेस भी बता दूं तो कहानी यहीं खत्म ना हो जाएगी। कहानी? कौन सी कहानी? बादशाह आग बगोला होकर बोला, सीधी तरह बताओ, वरना तुम्हारी हिकमत का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। क्या समझे? हकीम मुनमुना कर बोला, जनाब, आपके साहबजादे माशा अल्लाह दाना वो बीना हैं। मुझे यकीन है कि वो जादूगर या जिन को ढूंढ निकालेंगे और इसकी मदद से उड़न कालीन भी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, बादशाह ने हंकारा भरकर कहा, लेकिन जब तक शहजादे इस मुहिम से फारिग नहीं होते, तुम शाही किले में महसूर रहोगे, गमगीन अशार कहोगे और टाइम पास करने के लिए पक्की पियोगे। हकीम ने घबरा कर कहा, जनाब, ये आप बादशाहों का अच्छा तरीका है। जो नेकी करता है उसी को दरिया में डलवा देते हैं। नुस्खा बताने की अच्छी सजा मिली है। ये भी फरमाइए कि अगर मेरा नुस्खा कारगर रहा और आपके सींग गायब हो गए तो इनाम क्या मिलेगा? इनाम? बादशाह ने कदरे तफाखर से कहा, हम एक बड़ा तराजू मंगवाएंगे। इसके एक पलड़े में तुम्हें और दूसरे में वो सारा आटा रखा जाएगा जो तुम दौरान कैद चक्की में पियोगे। तुम्हारे वजन के मसावी आना तुम्हें बख्श दिया जाएगा। क्या? हकीम का चेहरा उतर गया। जनाब, मैंने तो सुना था कि बादशाह मुंह मांगा इनाम देते हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आप मुझे अशरफी वगैरह से नवाज दें? हाँ हाँ, बादशाह ने हाथ उठाकर तसल्ली आमेज अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो, तुम्हें अशरफी ब्रांड आना ही दिया जाएगा। शाही अहलकार हकीम को पकड़ कर ले गए तो वजीर मौसूफ ने आजुर्दगी से कहा, जनाब, मुझे आपका शाही मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। आज आपके सींग निकले हैं, कल कलां को चंद मजीद इजाफे हो गए तो राया का क्या रद्द अमल होगा? बादशाह के चेहरे का रंग फक हो गया और कहने लगा, ऐसी दहला देने वाली सूरत हाल का नक्शा न खींचो। हम अभी अपने शहजादों को बुलवाते हैं। हमें यकीन है कि वो हमारे लिए हकीम साहब का तजवीज करदा नुस्खा ढूंढ निकालेंगे। आखिर हम इनके बाप हैं। क्या इज्जत रह जाएगी जब हम शहजादों के सराल उनका रिश्ता लेने सींगों समेत जाएंगे? लड़की वाले तो दम दबा कर भाग जाएंगे। वजीर बाद दबीर ने बरख्याल अंदाज में हिंकारा भरकर कहा, मगर बादशाह सलामत, मेरी राय में दोनों शहजादों को एक साथ इस मुहिम पर ना भेजें, वरना कहानी जल्दी खत्म हो जाएगी।
ये मुहिम जान जोखों में डाल देने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सींगों के चक्कर में बेटों से भी जाएं। पहले बराए साहिबजादे जरियाब को भेजिए। शहजादा जरियाब के लिए पहला मरहला जादूगर जिन की तलाश थी, जिसका एड्रेस मालूम ना था। लिहाजा वो यूं ही मुंह उठाए घोड़े पर सवार इधर उधर घूमता रहा, यहाँ तक कि एक वीरान जंगल में जा पहुंचा। जंगल इस हद तक वीरान था कि इसमें कोई जानवर तक ना था, बस एक कड़िया थी जिससे धुआं उठ रहा था। जरियाब ने अंदर झांका तो देखा कि एक दरवेश बैठा सिगरेट फूंक रहा है। कटिया की दीवारों पर जा बजा जर्द कागज पर बने खजाने के नक्शे आवेजा थे, मगर शहजादे ने इसमें दिलचस्पी जाहिर ना की। ऐसे छोटे मोटे खजाने तो उनके वालिद साहब रियाया से टैक्स के नाम पे निकलवा लिया करते थे। जरियाब को देखते ही दरवेश समझ गया कि ये यकीनन परिस्तान के जादूगर का एड्रेस मालूम करने आया है। दरवेश इस जंगल में सदियों से रहता आया था। अब तक दर्जनों शहजादों को परिस्तान का पता समझा समझा कर थक चुका था। चुनाचे उसने बोरियत से जमाई लेते हुए कटिया के कोने में पड़ी पोटली की जानिब इशारा किया और कहा, वो पोटली उठा लो, इसमें तुम्हें तलिस्माती टोपी और जादुई अंगूठी मिल जाएगी। और हाँ, जाते हुए कटिया का दरवाजा बंद करते जाना। ये कहकर दरवेश बाबा लंबी तान कर सो गया। शहजादे ने खफगी से कहा, अजीब आदमी बे, चीजें पकड़ा दी और तरीका इस्तेमाल बताया नहीं। दरवेश ने चादर का कोना मुंह से उठाया, तकिए के नीचे से एक पर्चा निकाला और झल्ला कर बोला, ये लो तरीका इस्तेमाल। शहजादे को दरवेश की बदजुबानी पर बहुत गुस्सा आया। आखिर को शहजादा था, दिल ही दिल में ठान ली कि वापसी में इस दरवेश के बच्चे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि सारी दरवेशी भूल जाएगा। पर पेपर लिखी हिदायत के मुताबिक शहजादे ने अमल शुरू किया। अंगूठी बारीक टिन की पतरी जैसी वकारदार थी। उसे पत्थर पर रगड़ा तो शहजादे का हाथ कट गया और भल भल खून बहने लगा। अभी वो इस इफ्ताद से परेशान ही थी कि फिजा में गड़गड़ाहट सी महसूस हुई। एक जानिब से धुआं सा उठा, जैसे किसी ने कचरा जला दिया हो। एक काला जिन नमूदार हुआ। सींगों की वजह से वो इसे अपने वालिद से मुशाबह ही मालूम हुआ। जिन ने नींद से भराई हुई आवाज में कहा, हाँ बोलो, क्या मुसीबत आ पड़ी सुबह सुबह। शहजादा खून बहने से इस कदर परेशान था कि बेसाख्ता मुंह से निकला, डॉक्टर, डॉक्टर को हाजिर किया जाए। मरहम पट्टी के बाद जब डॉक्टर गायब हो गया तो शहजादे को ख्याल आया कि असल में तो मुझे उड़न कालीन की डिमांड करनी थी। ये मामूली बैंड बाज तो मैं किसी भी क्लिनिक से करा सकता था। खैर, दोबारा अंगूठी को रगड़ा, खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज आई, मगर ये क्या, जिन के बजाय जिनका एक गोल मटोल सा बच्चा नमूदार हुआ और बोहो करके बदतमीजी से हंसने लगा। शहजादे ने पूछा, तुम कौन हो? जिन के बच्चे ने कहा, अब्बा ने मुझे भेजा है। पहली बार वो खुद आते हैं और अगर कोई बार बार तंग करे तो मुझे भेज देते हैं। खैर, जल्दी बोलें, काम क्या है? शहजादे ने सोचा कि ये जिन सर्विस नासी नाकिस है। बाहर हाल आजमाने को बोला, उड़ान कालीन हाजिर किया जाए ताकि हम परिस्तान के अलबीले जिन के इलाके का विजिट कर सकें। जिन का बच्चा बोला, ओजवा, अलबीले जिन का बच्चा निराला जिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आज उसकी बर्थडे पार्टी है। उसने कहा भी था कि जिन जिन के बच्चे आना चाहें साथ लेते आना। ये कहकर उसने चुटकी बजाई और एक मुख्तसर और घिसा पिटा कालीन का टुकड़ा सामने आ गया। दोनों घिस घिस कर बैठ गए। कालीन प्रेसे फिजा में बुलंद हुआ। शहजादे को कुछ मालूम न हुआ क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थीं और कालीन आसमान की वसअतों में उड़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद जिन के बच्चे ने शहजादे को ऐसा धक्का दिया कि उसने घबराकर आंखें खोल दी। वो गिरते गिरते बचा था। जिन के बच्चे ने कहा, जरा खिसक कर बैठो, इस तरह फैल के क्यों बैठे हो? ये तुम्हारे बाप का कालीन नहीं, मेरे बाप का है। शहजादा जो कालीन के किनारे से तकरीबन लटकने लगा था, खिसक कर ऊपर आया और तैश में आकर एक जोरदार तमाचा जिन के बच्चे को रसीद किया। बस भाई, जिन के बच्चे ने तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, जो पहले ही सर पर था। शहजादे ने मौके की नजाकत का ख्याल करते हुए बच्चे को चमकारने की कोशिश की क्योंकि वो कालीन का फ्लाइंग रूट और लैंडिंग का तरीका नहीं जानता था। मगर वो तो किसी तरह काबू में ही न आना था। किसी बिगड़े हुए लाडले बच्चे की तरह बीच बीच कर अम्मी अम्मी की सदाएं लगाने लगा और इसकी पुकार में कुछ ऐसा असर था कि फौरन ही कालीन से चंद गज के फासले पर एक खौफनाक जिन्नांतनी नमूदार हुई जो बहुत तैश में मालूम होती थी। इसके खुले हुए बाल फिजा में काली घटाओं की तरह लहरा रहे थे और सफेद बड़े बड़े दांत आसमानी बिजलियों की तरह चमक रहे थे। वो अचानक ही शार्क मछली की तरह कालीन के ऐन नीचे पहुंची और उसे उलट दिया। जिनका बच्चा ऐन उसी लम्हे कूदकर मां की गोद में जा छुपा और शहजादा जरियाब रोता चिल्लाता जमीन की अथाह गहराइयों की जानिब लुढ़कता चला गया। दिन गुजरते गए। बादशाह जरियाब के इंतजार में सूख कर कांटा हो गया।
इसके सींग घास की तरह तेजी से बढ़ते गए, यहाँ तक कि सर पर पहने हुए ताज को तोड़कर बाहर झांकने लगे। मलका ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया, क्योंकि उसके सरपाज इन कांटों का झाड़ मालूम होने लगे थे। बादशाह राया का सामना करने से कतराने लगा था। राया अलबत्ता मुतमईन थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि गधे के सर पर कभी सींग नहीं उग सकते। आखिर बादशाह ने अपने छोटे साहिबजादे नायाब को बुलवाया और कहा, बेटा, हमें महसूस होता है कि जरियाब किसी मुसीबत में फंस गया है। इधर मैं सींगों की वजह से सख्त परेशान हूँ। अब यही सूरत है कि जिधर सिंह समाये उधर निकल जाऊं और राजपाट छोड़कर जंगल की राह लूं। राया के सामने शर्मिंदगी मुझसे सही नहीं जाती, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं। नायाब ने कहा, अब्बा जान, आप फिक्र ना कीजिए, मैं आज ही इस मुहिम पर निकलता हूँ। आपके लिए स्याह लाऊ भी लाऊंगा और वापसी में अगर मूड हुआ तो भाई को भी लेता आऊंगा। अक्लमंद शहजादा नायाब जरा मुतफक्किर नहीं था। उसे मालूम था कि रास्ते में उसे कोई न कोई मददगार किस्म के दरवेश जरूर मिलेंगे। अगर उसने जरा भी समझदारी या चापलूसी से काम लिया तो वो फौरन जादू की छड़ी या घड़ी दे डालेंगे। शहजादे ने सामाने सफर इकट्ठा किया और हवा के घोड़े पर सवार तेजी से रवाना हुआ। जंगल की कुटिया में उसी दरवेश से मुलाकात हुई। नन्हे जिन की अम्मी ने कालीन उलटते वक्त जादुई अंगूठी और टोपी जरियाब की जेब से निकालकर दरवेश तक पहुंचा दी थी, क्योंकि उसे मालूम था कि शहजादे का छोटा भाई भी इस मुहिम पर निकलने ही वाला है। बहरहाल दरवेश की दी हुई अंगूठी को रगड़ने से जो जिन हाजिर हुआ वो खासी अजलत में मालूम होता था। बोला, जरूर तुम्हें भी मापरिस्तान जाना होगा, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। उड़न कालीन तुम लोग पक कर लेते हो। इस एहतजाज के बाद जिन ने शहजादे के लिए उड़न कालीन बिछा दिया। अलबेले जिन के महल में बहुत हलचल थी, क्योंकि इसके लाडले बेटे निजाले के बर्थडे पार्टी थी। जिन की बीवी अनोखी ने जश्न सालगिरह की खुशी में घर की सफाई शुरू कर रखी थी। उसने सोचा कि इसका बच्चा बर्थडे टेबल पर तोते का पिंजरा भी जरूर रखेगा। चुनाचे उसने पिंजरा खोलकर तोता बाहर निकाल दिया और उसकी सफाई करने लगी। जिन का बच्चा उसके पीछे भागा तो वो उड़कर कपड़ों की अलगनी पर जा बैठा। जिन की बीवी ने कोई परवाह ना की, क्योंकि इसमें जिन की जान थी, उसकी नहीं। इतने में अलबेला जिन अपने कमरे से आदम बो चिल्लाता हुआ बाहर आया। बीवी ने तनक कर कहा, आपको तो हर वक्त आदम बो आती रहती है। इस दौरान जिन की नजर तोते पर पड़ी तो वो बाख्ता होकर बोला, ये तोता क्यों पिंजरे से बाहर है? तुम्हें मेरी जान की कुछ परवाह नहीं? बीवी ने पिंजरा झाड़ते हुए खफगी से कहा, तो किसी ढंग की जगह अपनी जान क्यों नहीं रखते? जिन ने नौकर को तोता पकड़ने का हुक्म दिया। नौकर ने 2-4 बार बेदिली से बाशहश करके तोते को उतरने का इशारा दिया, मगर कामयाब ना हुआ। अगर जिन आदम बो की रट लगाने के बजाय जरा उपक कर ऊपर देख लेता तो उसे यकीनन नायाब नजर आ जाता, जो छत से सहन में झांक रहा था। नायाब को अलगनी पर बैठा तोता नजर आ गया। यूं तो आसपास और भी कई तोते उड़ रहे थे, मगर अलगनी वाले तोते की शक्ल पर जो आकिबत बरस रही थी, उससे वो जान गया कि हो ना हो इसी में जिन की जान है। इस दौरान तोता अलगनी से उतरकर सहन में मटर गश्त करने लगा। शहजादे ने तलिस्माती टोपी पहन ली ताकि किसी को दिखाई ना दे सके। फिर चुपके नीचे उतर आया और आहिस्तगी से रुमाल डालकर तोते को छाप लिया। जिन की बीवी ने ये मंजर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया कि इनका तोता रुमाल को किसी 2 पैड की तरह सर से लिए खुद ब खुद फिजा में मुअल्लक हो रहा है। जाहिर है कि तिलिस्माती टोपी नायाब ने पहनी थी, तोते ने नहीं। जिन की बीवी बदहवास होकर चीखी, अरे अरे निराले के अब्बा, देखिए तो सही, ये आपकी जान कहाँ जाकर अटक गई। जिन ने सुना तो इसके तो हाथों के तोते उड़ गए। बौखलाकर बाहर निकला, मगर नायाब के लिए इतनी मोहलत काफी थी जो जिन की बीवी ने फराहम की। वो तोते को लेकर छत पर चढ़ गया। ये बोलने वाला तोता था। इसकी खास आदत ये थी कि वो मुखातब के आखिरी अल्फाज दोहराता रहता था। चुनाचे शहजादे ने जब चमकार कर कहा, मिट्ठू बेटा पूरी खाएगा, तो तोता किसी मंदी और बदतहजीब बच्चे की तरह बोला, खाएगा खाएगा खाएगा। शहजादे ने होशियारी से दूसरा सवाल पूछा, मिट्ठू बेटा गला दबवाएगा? तो तोता फौरन बोला, दबवाएगा दबवाएगा दबवाएगा।
लिहाजा शहजादे ने इसकी फरमाइश के एहतराम में जूं ही इसकी गर्दन मरोड़ी, इसी लम्हे ऐसी खौफनाक गड़गड़ाहट पैदा हुई जैसे बेवक्त कई आंधी, तूफान और जलजले आ गए हों। जिन और परियां सर के बल खड़े हो गए, जमीन तहस नहस हो गई। सिर्फ शहजादा नायाब छत से टांगे लटकाए आराम से बैठा रहा। महल की जमीन से स्याह तेल का एक फव्वारा से छूट पड़ा। शहजादे ने देखा कि एक खौफनाक बला जो दो मुंह वाले अजदहे की सूरत में थी, फन फैलाए इस स्याह लावे की हिफाजत कर रही थी। ये हैबतनाक बला दो मुंह होने की वजह से ही मार खा गई। बेचारी दाएं और बाएं देखती रही और शहजादे के सामने खड़े होकर अपनी तलवार से इसके दो टुकड़े कर दिए। स्याह लावा की खाली बोतल में भर लिया। उड़न कालीन की तलाश में नजर दौड़ाई तो धक से रह गया। इस आंधी तूफान में कालीन कहीं उड़ गया था। अब क्या हो? इतने में उसे एक नेक दिल परीजाद नजर आया जो जलजले के मुतासिरीन में इसलिए शामिल ना हुआ था कि बहादुर शाहजादे की मदद कर सके, जिसने अब तक कोई खास बहादुरी ना दिखाई थी। सब कुछ बाई चांस ही हुआ था। नेक दिल परीजाद ने कहा, शहजादे क्यों परेशान होते हो? आओ मैं तुम्हें तुम्हारे वतन तक पहुंचा दूं। परीजाद ने शहजादे को अपने परों पर बिठा लिया और उड़ने लगा। रास्ते में एक जंगल से गुजर हुआ तो शहजादे ने क्या देखा कि एक बेरी के दरख्त पर जरियाब अलना लटका हुआ है। आखिर बड़ा भाई था, लिहाजा शहजादे ने परीजाद से इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि अच्छे परीजाद, इसे भी साथ ले लो, ये मेरा निकम्मा भाई है। अब्बा ने दवा लेने भेजा था और ये यहाँ उल्टा लटका झूला झूल रहा है। परीजाद नेक दिल जरूर था मगर अकल से पैदल नहीं। बुरा मानकर बोला, मैंने जरा लिफ्ट क्या दे दी, तुम तो फ्री ही हो गए। खुद सोचो कि तुम 80-80 किलो के दो भाई मेरे ऊपर सवारी करोगे तो मेरा कचुम्बर ना निकल जाएगा। जाओ जाकर तुम भी भाई के साथ झूला झूलो। ये कहकर परीजाद ने नायाब को नीचे भेज दिया। नायाब ने जमीन से उठकर मिट्टी झाड़ी और चोटें सहलाते हुए बेर के दरख्त को झुंझोड़ा तो चंद जंगी बेलों के साथ भाई भी एपक पड़ा। दोनों भाई गले मिले और पैदल अपने वतन का रुख किया। दरवेश की चीजें उसे वापस नहीं की कि अब्बा का क्या भरोसा, कल कोई और पुरअहलम खड़ी कर लें। घर पहुंचे तो बादशाह ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। स्याह लावा गर्म करके बादशाह के सर पर मिला दिया तो थोड़ी ही देर में सींग पर मरा कर गायब हो गए। भूसा जलने की बू आने लगी तो शहजादे समझ गए कि आग अब दिमाग तक पहुंच रही है। लिहाजा फौरन पानी डालकर बादशाह को ठंडा किया। बादशाह नायाब शहजादे से बहुत खुश हुआ। उसी दिन रिश्ता लेकर शहजादी नूर बाफ के घर गया और यूं शहजादे नायाब की शादी नूर बाफ से हो गई और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। मजीद ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।